नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। शाम के 5 बज चुके हैं और अब तक वक्त हो चला है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की ओर रुख कर लेने का। तो आइए तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले आपको 5 बजे की 5 बड़ी खबरों से एक बार अवगत करवा देती हैं। तो सबसे बड़ी खबर जहां के सामने आ रही है रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन पत्र भर दिया है। जहां अब तक सस्पेंस बना हुआ था रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर, तो अब सस्पेंस कांग्रेस की ओर से खत्म कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी खबर आरोप प्रत्यारोप को लेकर सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि लगातार जो लोकसभा चुनाव थे, 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और इस बीच 7 मई को तीसरे चरण के चुनाव के मतदान होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा है। मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटरों को साधने का आरोप लगाया है, जिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि वो महिला संरक्षण के मुद्दे तो उठाती है, लेकिन उस पर काम नहीं करती है। महिला सुरक्षा को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा। तो वहीं तीसरी खबर, पाक को करारा जवाब दिया गया है यूएन में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। हिंदुस्तान की बेटी रुचिरा कंबोज ने यह जवाब दिया है। जहां एक तरफ देखा गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में लगातार तमाम मुद्दों पर बात की जाए तो वहीं पाकिस्तान के मुनीर अकरम ने धार्मिक चीजों को लेकर और राम मंदिर के मुद्दों को लेकर हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश की। तो वहीं इस पर भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तो वहीं चौथी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए। तो वहीं अरविंद केजरीवाल से भी कई सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए, जिसमें मुख्य सवाल तो यही था कि उन्होंने जो चुनौती है ईडी और सीबीआई की जो ये चुनौती दी है वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी, इसके लिए इससे पहले अपनी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से पहले ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं इसके लिए याचिका दायर की। तो वहीं सेंसेक्स में भूचाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में एक बार फिर से यू टर्न लिया है और गिरावट दर्ज की गई है। बात की जाए बीएसई की, तो बीएसई की टॉप 30 में से 28 शेयर कंपनियों ने गिरावट दर्ज की गई है। तो आइए अब विस्तार पूर्वक एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालते हैं और बात कर लेते हैं हर एक खबर की। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भर दिया है, जिसको लेकर लगातार अब तक सस्पेंस बना हुआ था। और वहीं अब जो तस्वीरें हैं कांग्रेस को की अमेठी और रायबरेली को लेकर वो ऑलमोस्ट साफ हो चुकी है। वहीं इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रही। वहीं बीजेपी ने रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है, जिनके ठीक सामने अपोजिट में अब कांग्रेस के राहुल गांधी हैं मैदान में, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने पहले ही भी बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी है। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी इन्हें यही कहूंगा, डरो मत, भागो मत। आज एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। हालांकि अब तक जो सस्पेंस रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर बना हुआ था वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है और अटकलों पर भी विराम लग चुका है। जहां एक तरफ माना जा रहा था कि कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतार सकती है, तो वहीं रायबरेली से कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है और उनके ठीक सामने हैं बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह। इस बार रायबरेली सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो वहीं बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी तौर पर मैदान में उतारा गया है। अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो वहीं रायबरेली से नामांकन पत्र भरने के बाद राहुल गांधी ने जो नामांकन पत्र रायबरेली से भर दिया है, अब तो उस पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं
और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप मिश्रा जुड़ चुके हैं रायबरेली से। दिलीप, क्या कुछ माहौल अब बना हुआ है, क्योंकि रायबरेली से कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। जो प्रियंका गांधी है, रॉबर्ट वडेरा है और सोनिया गांधी है, लोगों के साथ में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे लगभग 12:30 बजे। पत्र जो है वो दाखिल किया है। अगर बात की जाए चुनावी समीकरण की तो हमेशा से ये सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है और हमेशा कांग्रेस के ही पाले में रहती है। अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार जो है भाजपा से जो दिनेश प्रताप सिंह है वो इसके पूर्व भी जो है सांसद सोनिया गांधी के सामने जो है 2019 में ये चुनाव लड़ चुके हैं और इन्हें करारी शिकस्त जो है वो मिली थी। अगर बात की जाए इस बार के चुनाव की तो जैसा कि आपको बता दें, लगातार जो क्षेत्र की जनता है और क्षेत्र के जो लोग हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो लगातार प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की मांग कर रहे थे और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर रायबरेली से राहुल गांधी को लॉन्च किया गया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। जाहिर सी बात है, अभी ये कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन जहां तक जो सूत्रों की माने या जो माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जी वहीं दिलीप, जिस तरह से देखा गया है कि एन मौके पर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हैं और चुनावी मैदान में राहुल गांधी को खड़ा किया है, लेकिन माना जाता है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एन मूवमेंट पे ये जो फेरबदल कांग्रेस की ओर से किया गया है, इसके क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ मंसूबे समझे जा रहे हैं? जी वैसे जैसा कि मैं बता दूं कि लगातार जो मांग चल रही थी वो रायबरेली से प्रियंका गांधी की मांग चल रही थी और अमेठी से जो है राहुल गांधी की मांग की जा रही थी। यहाँ तक कि जो रायबरेली की अगर हम बात करें तो गांव-गांव में पोस्टर लगाया गया था कि प्रियंका नहीं तो वोट नहीं, इस तरह के स्लोगन के साथ जो है पोस्टर बाहर किया गया है। क्षेत्र के लोगों द्वारा लगातार प्रियंका गांधी की मांग की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी है उन्होंने चुनाव लड़ने से सीधे मना कर दिया। इसके बाद जो है क्योंकि रायबरेली जो है वो एक पारंपरिक सीट है जो है कांग्रेस की, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए रायबरेली से जो है वो राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। अगर बात हम करें अमेठी की तो अमेठी में जो किशोरीलाल शर्मा है जो लगभग 1983 से राजीव गांधी के करीब रहे और गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको एक राजनीतिक अनुभव लंबा है। हालांकि उन्होंने जो है चुनाव तो नहीं लड़ा है, चुनाव उनका पहला ही है, लेकिन अगर बात की जाए तो गांधी परिवार के चुनाव में वो लगातार अपनी सहभागिता किया करते थे और चुनाव का पूरा देख रेख किया करते थे, तो चुनावी अनुभव उन्हें काफी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी में भी जो है इस बार कांटे की टक्कर रहेगी। और रायबरेली क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, गांधी परिवार जो है वो हमेशा यहाँ से जो है जीता है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।
जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी कि अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज थी, लेकिन अब जब अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और यहां से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो अब बीजेपी लगातार इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है और कांग्रेस को कमजोर बता रही है। तो ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया अब तक कांग्रेस की ओर से सामने आई है और क्या वाकई कांग्रेस डर गई है इसलिए अमेठी से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा? क्या कुछ इसके पीछे रणनीति समझी जाए? जी, अगर अमेठी की बात की जाए तो इससे पूर्व जो है वो राहुल गांधी जो है स्मृति ईरानी से 2019 में चुनाव उनके सामने लड़े थे और उन्हें हार का सामना करने को मिला था। लेकिन इस बार भी राहुल गांधी की लगातार क्षेत्र में मांग रही थी, लोगों के द्वारा जो है धरना भी दिया जा रहा था राहुल गांधी को लेकर के। ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें राहुल गांधी को चुनाव लड़ने को लेकर धरनेबाजी की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि रायबरेली सीट जो है वो इसके पूर्व सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही हैं, यहाँ की गांधी परिवार की ये पारंपरिक सीट रही है, तो कहीं इस सीट से जो है ये सीट भी ना चली जाए, इसको देखते हुए यहाँ से लगातार जो है क्योंकि प्रियंका गांधी की मांग हो रही थी, प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसको देखते हुए यहाँ से राहुल गांधी को लॉन्च किया गया है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया दिलीप आपका। तो जिस तरीके से तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं रायबरेली और अमेठी को लेकर, कांग्रेस ने अपने यहाँ पे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है कि किसे वो चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर देखना चाहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में पहले और दूसरे फेज के मतदान के बाद अब देश की निगाहें तीसरे फेज की वोटिंग पर टिकी हुई है। तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को होनी है और इस 7 मई को होने वाली वोटिंग में आपको बताएं कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटों पर चुनाव होना है। इन 95 लोकसभा सीटों में कुल 2,963 नामांकन दाखिल किए गए हैं। चुनाव अधिकारियों ने इनमें से 1,563 आवेदनों को वैध माना है। नामांकन वापस लेने की तारीख निकलने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1,351 है। वहीं पहले फेज में जहां 102 सीटों पर मतदान हुए थे, तो इस बार दूसरे फेज में 88 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की आजादी से पहले भारत के विभाजन के लिए जो नैरेटिव गढ़े गए थे, आज कांग्रेस का घोषणा पत्र उन्हीं बातों को लेकर देशवासियों से वोट मांग रहा है। इंडिया अलायंस की रैलियों में उनके नेता मुस्लिम वोटर से वोट जिहाद करने की अपील कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा अपना बखान करती है, अपनी कमियां नहीं बताती। बीजेपी की सरकार में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर हमला करती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी मौन नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने लगातार आती रही हैं। वहीं एक तरफ जहां देखा गया है, अब क्योंकि 7 मई को तीसरे चरण के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर रोड शो किए जा रहे हैं। बीजेपी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा तमाम रोड शो किए जा रहे ताकि रुझानों में बदलाव किया जा सके, ताकि लोगों को अपने पक्ष में किया जा सके, वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। तो वहीं इस बीच बीजेपी लगातार कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण जैसी तमाम मुद्दों पर घेरती हुई नजर आ रही है। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बयान दिया है बीजेपी को लेकर और कहा है कि महिलाएं बीजेपी के शासन में सुरक्षित हैं ही नहीं। उनको मैंने इशारा किया था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश के लिए खतरे की घंटी है और मैंने साफ साफ कहा था कि मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप देख रहा हूं। तो कुछ लोगों को शायद लगा होगा ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन जब उसकी बारीकियों में लोग जाने लगे तो देश बेचैन बनता गया। जो भाषा मुस्लिम लीग बोलती थी देश के आजादी के पहले, भारत का विभाजन की भाषा, जो नैरेटिव गढ़े गए थे, दुर्भाग्य से आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो उन्हीं बातों को लेकर के आज देश के वासियों से वोट मांग रहे हैं। इंडिया अलायंस की रैलियों में इंडिया अलायंस के नेता मुस्लिम वोटर्स को वोट जिहाद करने की अपील कर रहे हैं।
और वो भी कोई मदरसा से निकला हुआ बच्चा नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में बैठने उठने वाले बहुत पढ़े लिखे परिवार के कांग्रेस के नेता वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस का और वोट जिहाद का क्या रिश्ता कहलाता है, ये आपको कांग्रेस के इतिहास से पता चलेगा। आप याद करिए, जब देश में जिहाद के नाम पर आतंकी हमले होते थे, तब उन आतंकियों की वकालत में सबसे पहले कांग्रेस के लोग आते। कश्मीर में अलगाववादी जिहादियों की मेजबानी तब के प्रधानमंत्री करते थे, तस्वीरें मौजूद है। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं। और क्या पता चला कि जिसने अपराध किया उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया। किसी ने रोका नहीं बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नहीं रोका, उनके अमित शाह जी ने नहीं रोका, उनको निकलने दिया। जहां महिलाओं पे अपराध हुआ है, चाहे हाथरस में यूपी में हुआ, मैं गई थी उस महिला के घर, उसकी मां रो रही थी, उसकी बच्ची 19 साल की थी, उस समय मेरी बच्ची भी 19 साल की थी। उसके साथ सारी गलत हरकतें करके उसको जलाया गया। तो वहीं भारत ने यूएनजीए में पाक को खरी खरी सुनाई है। रुचिकार कंबोज ने भारत को सभी धर्मों का देश कहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि इस्लामाबाद का सभी पहलुओं में सबसे संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि उसने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा की गई विनाशकारी और हानिकारक टिप्पणियों की आलोचना की। उनकी टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम के भारत के खिलाफ टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें कश्मीर, भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय मुसलमानों का संदर्भ भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शांति संस्कृति भारत के समृद्ध इतिहास, विविध परंपराओं और गहन दार्शनिक सिद्धांतों में गहराई से समाहित है। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का आधार भी कहा है। Unless Hindutva fascism is opposed, unless the sense of impunity of the BJP RSS is ended, unless the Indian Muslims are protected against genocide, and unless the Kashmiri dispute is peacefully solved, wider violence and conflict in South Asia is a real and present danger. Our focus remains steadfast on constructive dialogue. We thus choose to set aside the remarks from a certain delegation. तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया। कोर्ट ने इस बात पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दिवांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से सवाल पर जवाब मांगते हुए कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकती। पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे। कोर्ट ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर भी अगली सुनवाई पर जवाब देने को कहा, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है। इससे पहले सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर क्यों नहीं की, जिस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक ये भी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध है। वहीं कोर्ट ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर जमानत पर विचार करेंगे। केजरीवाल की याचिका पर SC की ये बड़ी टिप्पणी सामने आई है। जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि शराब घोटाले को लेकर कई नेताओं के नाम इसमें अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें लगातार आप नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने
ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई। कई सवाल जवाब इस दौरान किए गए ईडी से भी और अरविंद केजरीवाल के वकील से भी, और तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी इस दौरान देखने को मिली। कई बिंदुओं पर सवाल किए गए, कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। वैसे गौरतलब है, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 1 अप्रैल को हुई थी और उसके बाद से लेके अब तक लगातार वो जेल में है, तिहाड़ जेल में अभी फिलहाल वो बंद हैं, और इसके बाद 7 मई तक यानी आगामी तीसरे चरण के चुनाव तक वो जेल में ही रहेंगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरी सुनवाई चल रही है, जिसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील ने इस पूरे मामले को देखते हुए ईडी को और सीबीआई को चैलेंज किया है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। वहीं अगर बात की जाए उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो वैध है या नहीं और उनको कब तक जमानत मिलेगी, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ तौर पे कह दिया है कि हम इस पर जांच करेंगे। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी जुड़ चुके हैं। अवनीश, और क्या कुछ बात सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से और ईडी से भी तमाम सवाल जवाब किए हैं, तो क्या कुछ अब तक बात सामने आई है? बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के संकेत दिए हैं। वहीं बात कर लिया जाए तो अदालत ने साफ तौर पे कहा है कि बस बहस में समय लगेगा तो दिल्ली में चुनाव के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। वहीं अगर बात कर लिया जाए तो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू को बताया कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है। वहीं अगर बात कर लिया जाए तो बेंच ने इसलिए अदालत अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। वहीं साथ ही राजू ने कहा कि वो केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे, और साथ ही साथ अगर बेंच की बात कर लिया जाए तो बेंच ने यह भी कहा है कि हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं है कि जो है कि अंतरिम जमानत देंगे। साथ ही कोर्ट ने साफ तौर पर यह बोला है कि अंतरिम जमानत जो है वो दे भी सकते हैं और नहीं भी। वहीं अवनीश, अगर बात की जाए कोर्ट की, तो कोर्ट में सामने कुछ बातें ये भी आई हैं कि कोर्ट ने ईडी से सवाल भी किया है कि आखिर एंड मोमेंट पे चुनाव के मौके पर गिरफ्तारी क्यों की गई। तो ऐसे में क्या कुछ जवाब सामने आए हैं ईडी और सीबीआई की ओर से? बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो शीर्ष अदालत ने जो है राजू जो है वकील है उनसे साफ तौर पे कहा है कि अंतरिम जमानत याचिका पर जो है वो 7 मई को जो सुनवाई होगी। वहीं अगर बात कर लिया जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार के बाद फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, तो उसको लेकर लगातार जो कोर्ट है वो भी साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कि अंतरिम जमानत दिया भी जाएगा और हो सकता है नहीं भी दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए ईडी सीबीआई लगातार जमानत के खिलाफ है और जो है केस लड़ने के लिए लगातार ये ईडी सीबीआई द्वारा कहा जा रहा है कि वो इस मामले पे बहस करेंगे। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि 7 मई को अंतरिम जमानत को लेकर फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद से ये हो पाएगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है या नहीं। देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी फिलहाल सुनवाई चल रही है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। तो उस पर अब तक क्या कुछ जो अपडेट है सामने आई है? बिल्कुल, अगर मनीष सिसोदिया की बात कर लिया जाए तो मनीष सिसोदिया ने इसके पहले भी लगातार याचिका दायर किया था अपनी जमानत को लेकर, लेकिन आज इस तरीके से उनका जो है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत को लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुछ ही समय बाद जो है मनीष सिसोदिया की भी रिजल्ट सामने आ जाएगी कि आखिरकार मनीष सिसोदिया जिस तरीके से लगातार उन्होंने दूसरी बार जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जमानत उनको दिया जाए, लेकिन इसके पहले लगातार दिल्ली हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो राहत नहीं दी। कहीं ना कहीं अगर बात कर लिया जाए तो आज भी जो याचिका जो थी मनीष सिसोदिया की वो भी अभी बरकरार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को आगे राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि अगर बात कर लिया जाए तो मनीष सिसोदिया को 8 मई का जो है समय मिला है। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की नेताओं की अब तक सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले के बाद क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? आम आदमी पार्टी के अभी कोई भी शीर्ष नेता जो है अभी उनका कोई बयान नहीं आया इस मामले में, क्योंकि अगर बात कर लिया जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार वो अपने क्षेत्रों में हैं और इसके पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिल चुके थे। तो उनका साफ तौर पर यही कहना था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कि उनकी चिंता ना करें और दिल्ली के वासियों का चिंता करें। लेकिन इसको लेकर अभी तक दिल्ली के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका कोई भी बयान इस मामले को लेकर अभी तक नहीं आया है।
जी, वहीं अवनीश, जिस तरह से देखा गया है कि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो ये महज ईडी की कार्रवाई है या इसमें वाकई ये चुनाव से पहले रणनीति बनाई जा रही है कि पार्टी को किसी तरह से चुनाव में प्रचार प्रसार से रोका जा सके? क्या कुछ लगता है इस पर? देखिए, अगर बात कर लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई द्वारा लगातार सम्मन भेजा जा रहा था। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडीआई दफ्तर नहीं पहुंचते थे, जिसके बाद से 90वें सम्मन पे ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद से ईडी दफ्तर कुछ दिन थे, वहां पूछताछ हुई, उसके बाद राजीव कोर्ट में पेशी हुई अरविंद केजरीवाल की, वहां से उनको तिहाड़ जेल भेजा गया। तो कहीं ना कहीं अभी वो न्याय हिरासत में है और उनकी जो है जमानत पे लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ईडी का जो सम्मन आ रहा था उसको अरविंद केजरीवाल दरकिनार कर रहे थे और उनका जा नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं ईडी जो है वो उनको गिरफ्तार की। लेकिन अगर यही चुनावी मुद्दों से देखा जाए तो चुनावी मुद्दों से ये है कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि दिल्ली के अंदर जो लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, वहाँ पे वो प्रचार ना कर पाए। वही साथ ही बात कर लिया जाए तो पंजाब को लेकर ही साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अवनीश, शुक्रिया आपका। तो आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। शुरुआती कारोबार में शानदार तेजी के बाद शेयर बाजार ने अचानक यू टर्न ले लिया है। सेंसेक्स आज अपने हाई लेवल से 2% या 1434 अंक लुढ़ककर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी ने आज अपना ऑल टाइम हाई लेवल 22,794 टच किया था, जहां से यह करीब 1.60% या 400 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। दोपहर 1 बजे निफ्टी 250 अंक से लुढ़ककर 22,400 पर कारोबार कर रहा था, जबकि सेंसेक्स 916 अंक से गिरकर 73,695 पर कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी 475 अंक से ज्यादा टूटकर 48,765 लेवल पर कारोबार कर रहा था। आपको बताते चले कि बीएसई के टॉप 30 में से 28 शेयरों में तगड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बजाज फाइनेंस के स्टॉक में 2% की तेजी आई है। वहीं सबसे ज्यादा गिरावट भारतीय एयरटेल में 2.42% की आई है। एनएसई पर 2,553 शेयरों में से 763 स्टॉक में तेजी जारी है, जबकि 1,689 स्टॉक में बड़ी गिरावट देखी जा रही है और 101 स्टॉक अनचेंज है। वहीं 133 शेयरों ने 52 वीक का सबसे ऊंचा स्तर टच किया है और 7 ने निचला स्तर छुआ है। 87 स्टॉक में अपर सर्किट लगा है और 37 में लोअर सर्किट। गौरतलब है कि आज सेंसेक्स 460 अंक से चढ़कर 75,095.18 के स्तर पर पहुंच गया था, जबकि निफ्टी करीब 150 अंक चढ़कर अपने ऑल टाइम हाई लेवल 22,794 अंक पर पहुंच गया था। तो वहीं सेंसेक्स को देखते हुए भूचाल देखने को मिल रहा है। जहां अब तक देखा गया था कि सेंसेक्स काफी कारोबारियों के लिए तेजी से बढ़ता नजर आ रहा था, तो वहीं सेंसेक्स ने शेयर बाजार में यू टर्न ले लिया और भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। 1400 अंक सेंसेक्स नीचे गिरा है। तो फिलहाल 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV 100। धन्यवाद।